सीएम धाम में आज बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। सुबह 11:10 पर नामांकन प्रक्रिया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। 17 अगस्त से 28 अगस्त तक बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे। डीएम के मुताबिक रोपवे का होना है वार्षिक रूटीन चेकअप। श्रद्धालुओं में फैली निराशा। जोशीमठ में मकान गिरने से बड़ा हादसा, 7 में से 3 मजदूरों का रेस्क्यू। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। राहत बचाव का कार्य जारी। कोटद्वार में अतिवृष्टि से हुआ अरबों का नुकसान। 8 अगस्त से अब तक लगातार जारी अतिवृष्टि। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें हो चुकी हैं ध्वस्त। टिहरी में सड़क से फिसलकर पेड़ों पर अटकी बस, बाल बाल बचे 21 यात्री। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़कें हो रही हैं संकरी। भूस्खलन के चलते मधमहेश्वर को जोड़ने वाला पुल तेज बहाव के चलते बहा। पुल बहने से 250 यात्री फंसे, 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां आज बागेश्वर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बागेश्वर दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में करेंगे प्रतिभाग। तहसील परिसर बागेश्वर में होगा नामांकन। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में करेंगे प्रतिभाग। तहसील परिसर बागेश्वर में होगा नामांकन। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। नुमाइश खेत मैदान में बागेश्वर में जनसभा का आयोजन। खबर देहरादून से है, जहां आज बागेश्वर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि सुबह 11 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तहसील परिसर बागेश्वर में होगा नामांकन। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में करेंगे प्रतिभाग। बता दें कि तहसील परिसर बागेश्वर में होगा नामांकन। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। नुमाइश खेत मैदान बागेश्वर में जनसभा का आयोजन। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां बागेश्वर दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तहसील परिसर बागेश्वर में होगा नामांकन। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में करेंगे प्रतिभाग। तहसील परिसर बागेश्वर में होगा नामांकन। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ के हेलंग में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। जिसके बाद पता चला कि मकान में 4 लोग दबे हुए हैं और मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक हेलंग में चल रहे क्रेशर प्लांट के पास एक मकान पर मलबा आने के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं एसडीआरएफ टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए विषम परिस्थितियों में रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू उपकरणों की सहायता से कंक्रीट की छतों को काटकर 3 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि एक अन्य की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिसका शव मलबे में से निकलकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। खबर दिनेशपुर से है, जहां पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर गाड़ी चलाने वाले बाइकर्स पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से अभियान चलाकर तेज आवाज में गाड़ी दौड़ाने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साइलेंसर मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों की भी चेकिंग की जा रही है।
दिनेशपुर में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर शोर करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को दिनेशपुर पुलिस ने शहर में वाहनों की जांच की और फिर हुड़दंग मचाने वाले पर कार्रवाई कर वाहन भी सीज किए। एसआई संतोष उपद्रेवी ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वाले तमाम बाइक चालकों को रोका गया। बाइक चालकों को यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने की समझाइश दी गई। ये अभियान चल रहा है हमारा रेट्रो साइलेंसर जो है नॉइस जो ज़्यादा मचाते हैं उनके लिए, और नाबालिगों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो अभिभावकों से तो हम अनुरोध भी करते हैं, हमेशा जागरूक करते आइए उत्तराखंड पुलिस की, आप बच्चों को वाहन ना दें और रोड पर चलते हैं तो नियमों का ध्यान रखें। तो इसी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, तो जिसके तहत हम रेट्रो साइलेंसर और नाबालिगों को जो वाहन चला रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि इसमें उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरवीर सिंह सजवान ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य के 5 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में जनता चुनाव में भाजपा को हराकर इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, लोकसभा में कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कोई लफाजी नहीं करता, कम से कम 3 सीटें कांग्रेस उत्तराखंड से लाएगी। और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया तो 2009 भी रिपीट हो सकता है। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता बसंत कुमार को प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई दिनों की उठापटक के बाद बागेश्वर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस ने बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रत्याशी को बागेश्वर विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी रंजीत दास भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से कांग्रेस में 2 दिनों तक मंथन का दौर चला और रविवार को कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें बागेश्वर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। बसंत कुमार को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद करण माहरा ने बताया कि वह विधानसभा चुनाव को भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बसंत कुमार के आने से पार्टी मजबूत हुई है और कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ा है और चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया है। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता बसंत कुमार को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई दिनों की उठापटक के बाद आज बागेश्वर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस ने बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रत्याशी को बागेश्वर विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया है।
आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी रंजीत दास भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से कांग्रेस में 2 दिनों तक मंथन का दौर चला और रविवार को कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई और आज उन्हें बागेश्वर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही भाजपा ने कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा करने पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 3 नामों का पैनल पहले ही भेजे जाने की बात कही थी। इसके बाद रविवार को बसंत कुमार को पार्टी में शामिल किया और सोमवार को इन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे साफ है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। तो है ही, जब ईमानदारों की भ्रष्टाचारियों से लड़ाई होती है तो चुनौती होती है, क्योंकि वो अपने नैतिक मूल्यों से हटकर भी लड़ाई को लड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जो है वो नैतिकता का एक दायरा रहता है, नैतिकता की सीमा रहती है, नियम कानून भारत के संविधान को मानने वाले लोग हम हैं। तो चुनौती तो होगी ही, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से देश को आज़ाद करना है, अत्याचारियों से देश को आज़ाद करना है और इस प्रदेश की, इस विधानसभा की जनता को न्याय दिलवाने के लिए आगे आना है। तो चुनौती तो रहेगी। बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्यता, यह एक स्वाभाविक पक्ष होता है। कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है। तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो यह बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। और मैं शुरू से कह रहा था कांग्रेस अपने कार्यकर्ता छल करती है और बसंत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद अगर उनका टिकट होता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैनल कांग्रेस ने भेजा था उस पैनल में क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा पार्टी का सदस्य ही नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक हुए 14 में से 13 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। वहीं चुनाव आयोग ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर की तिथि घोषित की है, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। बता दें कि बागेश्वर की सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई है। भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा का कहना है कि जल्द बागेश्वर में स्टार प्रचारक भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार का सिस्टम है, उसके लिए अभी हमारी चुनाव समिति वहां के लिए स्टार प्रचारकों की भी घोषणा करेगी और हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वो लगातार पिछले कई महीनों से वहां पार्टी के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं और आगे के जो भी है स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे, अन्य प्रकार की जनसभाएं होंगी, उसकी जानकारी तय होने के पश्चात आपको बताएंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से तैयारियां हैं। वहां पर जो 180 बूथ थे उनका पुनर्गठन हम कर चुके हैं। कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी 3 बार पहले वहां दौरा कर चुके थे। अभी तो वहीं पर उन्होंने कैंप किया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हों, लगातार बागेश्वर के संपर्क में है और बागेश्वर में हमारी जमीनी तैयारियां इतनी मजबूत हैं कि इसी से भाजपा में बौखलाहट है। भाजपा आज तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई, जबकि 4-5 दिन हो गए उन्होंने अपना पैनल भेजा था। आखिर पैनल भेजने में जो जल्दबाजी की गई, उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर करने में डर क्यों रही है भाजपा? कुल मिलाकर बागेश्वर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पर सवाल ये है कि क्या बागेश्वर की जनता एक बार फिर बीजेपी को जीत का स्वाद चखाएगी? क्या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सहारे भाजपा को सबक सिखा पाएगी? क्या कांग्रेस राज्य के उपचुनाव में इतिहास को बदल पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि एक चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद शव को 3 फीट पानी में शव को यात्रा में ले जाना पड़ा। यह देखकर लोगों को आश्चर्य में पड़ गए। जनपद के राजीव नगर कॉलोनी में 95 वर्षीय एक बुजुर्ग की सामान्य मौत हो गई, जो कि राजीव नगर में बाढ़ का मंजर बना हुआ है, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा लेकर जा रहे थे, जहां शमशान घर से भी बाढ़ का सामना करना पड़ा, जो कि लोगों को 3-3 फीट पानी में शव को ले जाने पर मजबूर होना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि जब शमशान घाट में पहुंचे तब वहां भी इसी मंजर का सामना करना पड़ा। ये सब देखकर लोगों के हृदय को झकझोर कर रख दिया है। बहुत है, आराम से आना, बिल्कुल आराम से। बीच में को लग जाओ। खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाडूंगी रोड स्थित भोलानाथ गार्डन में प्रशासन की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए लेंटर डाला जा रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवा दिया। दरअसल जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जेई को भेजकर हरीश जोशी के अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी और काम को रुकवा भी दिया था, मगर एक बार फिर अवैध निर्माण कार्य चालू हो गया और लेंटर डालने की तैयारी की जाने लगी। मगर सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 2014 से केस सचिव प्राधिकरण महोदय के यहाँ गतिमान है, जो नीचे दुकानें बनी है इसका, और इसी केस चलती हुई नजूल भूमि पर इनके द्वारा ऊपर निर्माण किया जा रहा है, जिसको कई बार रोका जा चुका है। क्योंकि ऊपर आवासीय था, इस वजह से उसे सील नहीं किया गया था, इसे कई बार रोका गया है और इन्होंने लिखित में भी दिया है कि हाँ ये काम नहीं करेंगे। लेकिन रात से इन्होंने फिर यहाँ काम स्टार्ट किया। रात में भी चौकी प्रभारी और जो संबंधित जेई था उसने मौके पे आके काम रुकवाया है, लेकिन सुबह इन्होंने फिर यहाँ पर लेंटर डालने की कोशिश की है, जिसके कारण मैं स्वयं मौके पे आई हूँ और किसी भी दिशा में जो भी कानून है उसको इनको हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इसमें मैं अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रही हूँ और निश्चित ही अगर इन्होंने दोबारा इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हमारे कार्य रोकने के बाद किया तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। मंत्री अजय भट्ट ने काठ गोदाम के कलसिया नाले से पिछले दिनों हुई भारी बरसात के कारण नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री काठ गोदाम इंटर कॉलेज में आपदा राहत कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार आपदा से संबंधित सारी तैयारियां कर रहे हैं और भीषण बरसात के बाद कलसिया नाले ने भारी नुकसान किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सरकार पूरी तरह प्रभावित परिवारों की मदद को तत्पर है और अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। सरकार हर प्रकार से तैयार है और जो हमने आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सरकार को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी पूरी है। यह जो यहाँ काठगोदाम के पास नाले पर जो आपदा आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन बच गया। मैंने लोगों से कहा है बिल्कुल धैर्य रखिए, हर प्रकार से हम अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं। प्रदेश भर में यहाँ तो हम देख ही रहे हैं और केंद्र सरकार ने हर हालत में जितने धनराशि की ज़रूरत होती है वो बार बार धनराशि दी हुई है। नैनीताल जिले में सरकारी स्कूलों की छुट्टी के आदेश की कॉपी को फर्जी तरीके से वायरल किया जा रहा था। इसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम द्वारा खंडन करते हुए बताया कि मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट है, ऐसे में स्कूलों की छुट्टी का जो आदेश वायरल हो रहा है वो फर्जी है। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने इस मामले में एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छुट्टी के आदेशों को कुछ लोगों ने गलत तरीके से वायरल किया था, उस पर प्रशासन ने छुट्टी के आदेश को वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन और पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। लोगों ने इसमें एक स्पष्टीकरण एडीएम के माध्यम से जारी करा दिया था
कल का जो अलर्ट आया था वो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट के रूप में था और काफ़ी लंबे समय से लगातार विद्यालयों की छुट्टियां हम लोग कर रहे हैं रेड अलर्ट को देखते हुए। तो अभिभावकों के और टीचर्स के माध्यम से भी कई जगह पे हमको रिक्वेस्ट ये मिली थी कि जहाँ, क्योंकि सब जगह पे इस तरह का खतरा नहीं रहता, तो लगातार इतनी लंबी छुट्टियां ना करी जाएं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कल छुट्टी ना करने का निर्णय आज के लिए लिया था। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जहां प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हैं, तो वहीं डोईवाला क्षेत्र में भी अब नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। नदियों में अचानक आए पानी से पुलों की स्थितियों पर खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार क्षेत्र में बना हुआ है और पुलों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हरिद्वार हाईवे जाकर नदी पर स्थित लाल तप्पड़ पुल पर नदियों के साथ बहकर आई गाद व पेड़ों के कारण पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बहने लगा, जिससे प्रशासन द्वारा तुरंत आनन फानन में जेसीबी मशीनों की सहायता से पुल को बचाने की कवायद शुरू की गई थी। वहीं इसी तरह के हालात माजरी, रानी पोखरी व बुल्लावाला क्षेत्र में भी बने हुए हैं। प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में डटी हुई है और बाढ़ से प्रभावित लोगों को लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां आप नेता बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पैनल भेजने का दावा कर रहे थे, जबकि बसंत कुमार की ज्वाइनिंग रविवार को कराई गई। यदि पैनल में बसंत कुमार का नाम नहीं था तो क्या कांग्रेस पैनल के अनुसार ही प्रत्याशी का चयन करेगी? इस बीच भट्ट ने दावा किया कि भाजपा उपचुनाव में भी शानदार जीत दर्ज करेगी। कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्यता, ये एक स्वाभाविक पक्ष होता है। कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। और मैं शुरू से ही कह रहा था कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं छल करती है, और बसंत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद अगर उनका टिकट होता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैनल कांग्रेस ने भेजा था उस पैनल में क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा पार्टी का सदस्य ही नहीं है। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।